हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, बिहार दरोगा की जो नई भर्ती वर्ष 2023 में 1275 पदों पर आई हुई है, उनके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट आज का सेशन है, क्योंकि आज इस सेशन में हम लोग एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक वॉल्यूम 2 आया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यह वॉल्यूम 2 है। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको वॉल्यूम 1 के सभी सेट्स को पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ कवर कराया हुआ है। जिन लोगों ने भी वॉल्यूम 1 को नहीं देखा है, जाइए, मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, चैनल पर चले जाइए और सभी सेट्स को लगा लीजिएगा। आज इस सेशन में हम लोग एडुटेरिया बिहार दरोगा 1275 पोस्ट के लिए जो वॉल्यूम 2 आया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसके सेट नंबर 1 को हम कवर करेंगे। इसमें टोटल 15 सेट्स है और सभी सेट को मैं एक एक करके आपको कवर करवा दूंगा। देखिए, अगर आप बिहार दरोगा की बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार दरोगा भर्ती 2023 से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज की स्टार्ट करते हैं। पहले फ्रेंड्स, प्लीज़ सभी लोग एक बार जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए और इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में, जहाँ कहीं भी आप हैं, चाहे वह टेलीग्राम ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो या फिर व्हाट्सएप ग्रुप हो, वहाँ पर शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह बिहार दरोगा के लिए वॉल्यूम 2 है एडुटेरिया का, बिल्कुल नया प्रैक्टिस सेट है। 1275 पदों पर जो बिहार दरोगा की भर्ती आई हुई है, टोटल इसमें 15 सेट हैं। सभी सेट को मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एडुटेरिया बिहार दरोगा प्रीलिम्स, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि प्रश्न जो है आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। हाँ, अब आपको प्रश्न स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। पहला प्रश्न पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किस शासक ने महामल की उपाधि धारण की थी? बताएंगे सभी लोग। अगर आप आंसर जानते हैं तो आंसर कमेंट में देकर के बताते चलिएगा, और जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा ना, उसको ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो है कवर होते चलेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये महामल की उपाधि जो है ये धारण किया था किसने? तो महामल की उपाधि धारण किया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नरसिंह वर्मन प्रथम। अच्छा, नरसिंह वर्मन प्रथम ने जो है वतापी कोंड का भी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वतापी कोंड का भी उपाधि इसी ने धारण किया था। और नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में ही ह्वेन-त्सांग कांची की यात्रा किया था। ये प्रश्न बनेगा, ध्यान रखिएगा। महाबलीपुरम के 81वां मंदिर, जिसे कि रथ मंदिर कहा गया है, इसका निर्माण भी नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा ही करवाया गया था। रथ मंदिरों की संख्या टोटल 7 है, 7 है, ध्यान रखिएगा। और नरसिंह वर्मन प्रथम जो था ये पल्लव वंश का शासक था। अच्छा, पल्लव वंश की स्थापना किसने किया था? तो याद रखेंगे, पल्लव वंश की स्थापना जो है यह सिंह विष्णु ने किया था। पल्लव वंश की राजधानी कांची थी, जो कि अब कांचीपुरम कहलाती है। पल्लव वंश के शासक जो थे ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। ये सभी पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए नरसिंह वर्मन द्वितीय है, इनके बारे में भी थोड़ा सा आप जान लीजिए। देखिए नरसिंह वर्मन द्वितीय, अरबों का आक्रमण इन्हीं के समय शुरू हुआ था, ठीक है ना। और नरसिंह वर्मन द्वितीय ने राजा सिंह यानी कि राजाओं के सिंह, आगम प्रिय, आगम प्रिय यानी कि शास्त्रों का प्रेमी, शंकर भक्त, ये सभी उपाधियां धारण किया था। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि आगम प्रिय की उपाधि किसने धारण किया था, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ये सब पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। और नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांचीपुरम के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स अब, कि मंदिर बनाने की कला का विकास सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? चलिए बताइए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स यह हुआ था गुप्त काल में। किस काल में हुआ था? तो याद रखेंगे, गुप्त काल में हुआ था। और सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को जो है भारतीय संस्कृति का या भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है ना। गुप्त शासकों ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी किया था और इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेख में दिनार कहा गया है। क्या कहा गया है? दिनार कहा गया है स्वर्ण मुद्राओं को। और जो गुप्त काल में चांदी के सिक्के थे उनको रुपया का कहा गया है, रुपया का, ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न करेंगे, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, यूनानी शासक मिनांडर को पराजित किया था। बताइएगा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? यूनानी शासक मिनांडर को पराजित किसने किया था? तो फ्रेंड्स आपको भलीभांति याद होगा, पराजित किया था किसने? तो फ्रेंड्स ये किया था पुष्यमित्र शुंग ने। जो यूनानी शासक था उसका
सबसे ये सभी शासकों में मिनांडर सबसे विख्यात था। और देखिए मिनांडर ने नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया था। मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक के रूप में संकलित है, जिसका नाम क्या है, तो मिलिंद पन्हो है। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे आप। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर कब बैठा। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये गद्दी पर बैठा था कब, तो 322 ईसा पूर्व में। 322 ईसा पूर्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे, जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में, यहाँ पर दिया भी गया है, 305 ईसा पूर्व में सेलुकस निकेटर को हराया था। ये भी प्रश्न बनता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लिया था। ये सारे पॉइंट्स फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देखिए किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। तो फ्रेंड्स यह वेद जो है यह वेद अथर्ववेद है। कौन सा वेद है, अथर्ववेद है। 4 वेद हैं, चारों वेदों का नाम यहाँ पर दिया गया है, ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है ना, चलिए मोहम्मद बिन तुगलक ने किससे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। दिल्ली का काजी जो है किसको नियुक्त किया था, तो फ्रेंड्स यह मोरक्को का यात्री इब्न बतूता था, जो कब आया था, तो यह 1333 ईस्वी में दिल्ली आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ये भी ध्यान रखेंगे, इसकी प्रसिद्ध पुस्तक जो है यह रहला है। क्लियर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि दिए गए प्रश्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पर बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है और ध्यानपूर्वक इसका आंसर आप लोग दीजिएगा कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित पूछा गया है कि नहीं है। एक तरफ जो है विभाग हैं, दूसरे तरफ जो है ये विभाग किसके द्वारा स्थापित किए गए थे ये दिया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा दीवाने खैरात। दीवाने खैरात क्या था, तो यह एक दान विभाग था। ठीक है ना, दान विभाग था, दान, दीवाने खैरात यह एक दान विभाग था। इसकी स्थापना किसने करवाया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने। तो ये सही दिया गया है। दीवाने अर्ज, दीवाने अर्ज जो था यह एक सैन्य विभाग था। इसका स्थापना बलबन ने करवाया था। दीवाने कोही, दीवाने कोही जो था यह एक कृषि विभाग था। इसका स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। दीवाने मुस्तखराज जो था यह एक वित्त विभाग था। इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। तो यहाँ फिरोज तुगलक दिया गया है, ये गलत है क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। क्लियर, चलिए अकबर ने किस वर्ष स्वयं को हरमदल से मुक्त किया था। अकबर ने किस वर्ष स्वयं को हरमदल से मुक्त किया था, तो हरमदल से मुक्त किया था 1562 ईस्वी में। अच्छा, अकबर ने दास प्रथा का अंत भी 1562 में ही किया था। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को 1563 में समाप्त किया था। अकबर ने जजिया कर को 1564 में समाप्त किया था। ठीक है ना, दीवाने इलाही की स्थापना 1582 में किया था। 1582 में 1582 में इलाही धर्म की स्थापना, और इलाही संवत की शुरुआत किया था 1583 में। ठीक है ना, राजधानी लाहौर स्थानांतरित किया था 1585 में। ये सब आपको ध्यान रखना है। इबादत खाना की स्थापना 1575 में किया था। सभी पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। चलिए किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था। देखिए फ्रेंड्स, अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आता है तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, 1740 के, याद रखिएगा 1740 में गिरिया का युद्ध हुआ था। किसका युद्ध, गिरिया का, गिरिया का युद्ध हुआ था। ठीक है ना, इसी युद्ध में सरफराज को मार करके बिहार के सर सूबेदार अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना, और इसने अपने शासनकाल में मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया, और इसके शासनकाल में बंगाल इतना समृद्धशाली बन गया कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। इसका उत्तराधिकारी कौन था, तो इसका दामाद सिराजुद्दौला था। ये सब ध्यान रखिएगा, अलीवर्दी खां करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न है हमारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यह वारेन हेस्टिंग्स था। कौन था फ्रेंड्स, याद रखिएगा, यह वारेन हेस्टिंग्स था। 1774 से लेकर के 1785 तक इसका कार्यकाल रहा था। इसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटा करके कलकत्ता लाया। ठीक है ना, 1772 में इसने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी तथा दीवानी अदालतों की स्थापना किया था।
1781 में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया था। इसी के समय 1782 में 1782 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना किया था। गीता के अंग्रेजी अनुवादकार विलियम विल्किंस को लॉर्ड हेस्टिंग्स ने आश्रय प्रदान किया था, वारेन हेस्टिंग्स ने। ठीक है ना, तो सभी पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पर डिटेल में डिस्कशन नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। हाँ, लेकिन फायदा आपको जरूर होगा। चलिए, बंगाल विभाजन प्रभावी यानी कि लागू कब हुआ था? अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप। बंगाल विभाजन की घोषणा 19 अक्टूबर, 1 मिनट रुक जाइए, 19 जुलाई 1905 को किया गया था। कहीं कहीं आपको 20 जुलाई भी देखने को मिलेगा। ठीक है ना, और 16 अक्टूबर 1905 से यह प्रभावी हुआ था, लागू हुआ था। लेकिन एक प्रश्न और बनता है, 7 अगस्त 1905 को, 7 अगस्त 1905 को यहाँ मैं लिख देता हूँ, कलकत्ता के टाउन हॉल में बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। ये डेट आपको भाई याद रखना है। ठीक है ना, लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। देखिए, भूमिज विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? भूमिज विद्रोह का संबंध जो है किस राज्य से है? तो फ्रेंड्स, यह झारखंड हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। कहीं कहीं जब ऑप्शन में झारखंड न दे करके पश्चिम बंगाल दिया जाए तो आप पश्चिम बंगाल भी लगा सकते हैं। ठीक है ना, चलिए, और यह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो गंगा नारायण के नेतृत्व में हुआ था। कोल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, ये सब झारखंड से संबंधित विद्रोह हैं। किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं? देखिए, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, 2008 से लेकर के अब तक जितने भी बिहार दरोगा में ज्योग्राफी के और साइंस के प्रश्न पूछे गए हैं उनको अलग अलग वीडियो में मैंने कवर करा दिया था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, मिसलेनियस सभी सब्जेक्ट को कवर करवा दूंगा। आप कह सकते हैं कि यह बिहार दरोगा 2023 का घटना चक्र है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए, बेहतरीन तरीके से तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से कराई जाती है बिहार दरोगा की। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं? तो फ्रेंड्स, आप बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था। आनंद मठ इन्हीं का है, याद रखिएगा। और देखिए, कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली संस्था है, यह कहा था अरविंद घोष ने, अरविंद घोष ने कहा था। ठीक है ना फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग जांच से संबंधित हंटर कमेटी की रिपोर्ट को प्रकाशित की गई थी। हंटर कमेटी की रिपोर्ट। अब देखिए, जो हंटर कमेटी बना था ना, जालियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ था उसकी जांच के लिए, तो यह लॉर्ड विलियम हंटर की अध्यक्षता में बना था। और देखिए, इसमें 5 अंग्रेज और 3 भारतीय सदस्य थे। और एक कांग्रेस ने एक अलग कमेटी बनाई थी इसकी जांच के लिए, मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में। और उसमें अन्य सदस्य मोतीलाल नेहरू और गांधी जी थे। ये भी ध्यान रखिएगा। 1920 में इसने रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। अच्छा, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था कब? तो 13 अप्रैल 1919 को। डेट सहित याद रखना है। उस समय कौन वायसराय था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड वायसराय था। चलिए, अगला प्रश्न है कि भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक के लेखक। यहाँ पर देखिए, भारतीय विद्रोह के कारण इस पुस्तक को लिखा है सर सैयद अहमद खान ने। अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम स्थल कहलाता है। अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम स्थल कहलाता है, तो यह कहलाता है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग, ठीक है ना, कर्णप्रयाग कहलाता है। अच्छा देखिए, अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम रुद्रप्रयाग कहलाता है। ठीक है, अलकनंदा और भागीरथी का संगम देवप्रयाग कहलाता है। तो ये सब भी आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है? किस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है? तो यह मिट्टी काली मिट्टी है। अच्छा, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है ना, दक्षिण भारत में इसका विस्तार पाया जाता है, खास करके महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है। और यह कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है। देखिए, दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान को जोड़ती है, यानी कि दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के मध्य क्या है? तो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे, ये डुंकन पास है। ठीक है ना, ये डुंकन पास है, ध्यान रखिएगा। क्लियर? अच्छा, ये जो पाक स्ट्रेट आप देख रहे हैं, यह तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। कोको स्ट्रेट जो है, यह कोको द्वीप म्यांमार और उत्तर अंडमान के मध्य है। 10 डिग्री चैनल जो है, यह छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य है। तो ये सब भी ध्यान रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, नंदा देवी एवं नंगा पर्वत किस हिमालय के भाग हैं? तो देखिए, नंदा देवी और नंगा पर्वत जो है, यह हिमाद्री यानी कि बृहद हिमालय के भाग हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये सब आता है ट्रांस हिमालय में। अगला प्रश्न कि म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्यों की सीमा लगती है? तो देखिए, म्यांमार के साथ टोटल 4 भारतीय राज्य लगते हैं। कौन कौन से? तो उंगली पर काउंट करिए इनका नाम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न है कि काराकोरम रेगिस्तान स्थित है।
काराकुम रेगिस्तान। तो काराकुम रेगिस्तान जो है यह कहाँ पर है? तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, यह तुर्कमेनिस्तान में है। अच्छा, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अगर पूछा जाएगा तो ये भी आपको याद रखना है, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी जो है यह अशगाबाद है। ठीक है, यह अशगाबाद, यहाँ पर मैंने लिख दिया ASH, ठीक है ना, GABAT। क्लियर। अच्छा, एक है दस्तेलूट, दस्त ए लूट, इस तरह से दस्त ए लूट मरुस्थल, ये ईरान में है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा झील रूस में स्थित नहीं है? अब यहाँ पर देखिएगा, रूस में स्थित नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो रूस में इसमें से स्थित जो नहीं, ये विनिपेग झील नहीं है। विनिपेग झील जो है ये कनाडा में है, ठीक है ना, कनाडा में है, बाकी रूस में है। ठीक है, विकल्पों में कौन सा देश भू आवेशित यानी कि लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है? तो यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, लैंडलॉक्ड कंट्री जो नहीं है वो इसमें से आपका पलाऊ हो जाएगा। पलाऊ जो है यह लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है। पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? पंबा सिंचाई परियोजना जो है ये किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स यह जो है केरल में है। केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा, पंबा सिंचाई परियोजना, याद रखिएगा, ठीक है ना। बिहार के किस क्षेत्र में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है? तो सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन जो है यह होता है उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में, ठीक है ना, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रेखीय समिति का संबंध किस कर से है, किस टैक्स से है? तो रेखीय समिति अप्रत्यक्ष कराधान प्रणाली में सुधार को सुविधाजनक बनाने से है। तो अप्रत्यक्ष कर, ठीक है ना, अप्रत्यक्ष कर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए, भारत सरकार की कौन सी परियोजना वर्ष 2015 में शुरू नहीं किया गया था? तो यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका कौन सा परियोजना है? तो ये भारतमाला परियोजना है, राजमार्ग से संबंधित परियोजना है। दरअसल लॉन्च तो इसको 2015 में ही कर दिया गया था, लेकिन शुरू किया गया था इसे 2017-18 में। तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये भारतमाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया था? राउरकेला, दुर्गापुर और भिलाई इस्पात संयंत्र, तीनों ध्यान रखिएगा दूसरे पंचवर्षीय योजना में। दूसरा पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक रहा था। किस मॉडल पर आधारित था? तो यह PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। चलिए, अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से शिक्षा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? शिक्षा जो है यह किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो याद रखेंगे, शिक्षा जो आता है ना फ्रेंड्स, यह शिक्षा आता है आपका तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत है। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। यह भी प्रश्न बनता है कि किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? तो तृतीय क्षेत्र को। अगला प्रश्न है हमारा कि RBI द्वारा कमर्शियल बैंकों से जिस दर पर नगद राशि प्राप्त की जाती है उससे क्या कहते हैं? अच्छा देखिए, RBI की ओर से अगर हम बात करें तो जिस ब्याज दर पर बैंकों को लोन दिया जाता है उसको रेपो दर कहते हैं, और जिस दर पर नगद राशि प्राप्त की जाती है इन कमर्शियल बैंकों से उसको रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा कि संविधान की किस अनुसूची में कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान है? तो यह अनुसूची जो है 7वीं अनुसूची है, ठीक है ना फ्रेंड्स। अच्छा देखिए, 5वीं अनुसूची में क्या है? तो इसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख है। 6ठी अनुसूची में 5 राज्य का नाम आपको याद रखना है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनके जनजातीय क्षेत्र और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन का उल्लेख है, ठीक है ना। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं? भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र के आदर्शों को हम देखते हैं प्रस्तावना में। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। और देखिए, प्रस्तावना जो है यह अमेरिका के से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से, और प्रस्तावना की भाषा जो है ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। दोनों ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद देखिए, किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना है? तो यह कौन सा मौलिक अधिकार है? तो फ्रेंड्स यह समानता का अधिकार है। समानता का अधिकार जो है यह किस अनुच्छेद में आता है? तो फ्रेंड्स यह अनुच्छेद जो है 14 से लेकर के 18 तक में है। समानता का अधिकार। शोषण स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक में है, और शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि किस संशोधन के तहत राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार प्रदत्त की गई है? यह कौन सा संविधान संशोधन है? तो यह 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जो है यह अधिकार प्रदत्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था?
अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था जीवी मावलंकर के। अच्छा, लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे, जरा आप इनमें से कमेंट करके बताइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा कब स्वीकृति प्रदान किया गया था। यहाँ स्वीकृति दिया गया है। और देखिए ये प्रभावी कब हुआ था, लागू कब हुआ था, तो ये 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ था, 12 अक्टूबर 2005 से, ठीक है ना, सूचना का अधिकार अधिनियम। और जून 2005 को जो है इसमें राष्ट्रपति के द्वारा इसको मंजूरी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व जो है कौन करता है। तो यह प्रतिनिधित्व जो है यह पंचायत सचिव करता है। उसके बाद देखिए उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है। कथन एक कह रहा है कि संसद तथा राज्य विधानमंडल के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्ति एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई है। बिल्कुल करेक्ट है। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, ये भी कथन सही है। बट यहाँ पर ऑप्शन जब देखेंगे तो ए और बी दोनों सही है, परंतु बी जो है यह ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा इसका, ठीक है ना। चलिए, हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब दी गई थी। तो यह 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1949 को, और इसीलिए 14 सितंबर के दिन जो है फ्रेंड्स यह प्रत्येक वर्ष राजभाषा के रूप में इसको अंगीकार किया गया था, इसीलिए हिंदी दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है, ठीक है ना। चलिए, पंचायत राज किस सूची का विषय है। तो पंचायत राज जो है पंचायती राज या राज्य सूची का विषय है। ग्राम पंचायत का संगठन अनुच्छेद 40 में है, इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए 41 नंबर करेंगे कि हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या है। तो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल में तापमान का बढ़ना, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक भी है और लाभदायक दोनों है। तो यह गैस कोई और नहीं बल्कि CO2 गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है। उसके बाद देखिए कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो था इसका संबंध किससे है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो है इसके बारे में जान लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, यह जैव सुरक्षा से संबंधित है। 16 मई 2000 को जो है इस पर साइन किया गया था और यह इफेक्टिव यानी कि प्रभावी हुआ था 11 सितंबर 2003 से यह प्रभावी हुआ था, ठीक है ना। और स्टार्ट डेट पूछा जाएगा तो 16 मई 2000 को, 16 मई 2000 को, लेकिन इफेक्ट में कब आया था, प्रभाव में कब आया था, तो 11 सितंबर 2003 को। राइट आंसर जैव सुरक्षा समझौता हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, भारत में मैनग्रोव वनस्पति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, ज्वारीय वन जिसको कहेंगे, तो ये सुंदरवन डेल्टा में, ठीक है ना। सुंदरवन इसका राइट आंसर हो जाएगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, प्रोजेक्ट टाइगर, ये सब प्रश्न बनता है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पूछेगा तो 1986, ये भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखा गया है। तो देखिए इसमें से नहीं लिखा गया पूछा गया है तो ये आपका नेचर क्योर हो जाएगा, जो कि मोरारजी देसाई जी के द्वारा लिखा गया है। बाकी सारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किस बार पहली बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। देखिए टोटल इनको 5 बार नॉमिनेट किया गया था नोबेल प्राइज के लिए, लेकिन एक बार भी इनको नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। पहली बार इनको 1937 में किया गया था। लगातार 1937, 1938 और 1939 3 बार लगातार किया गया था। उसके बाद 1947 में किया गया और आखिरी बार 1948 में किया गया था। आखिरी बार पूछेगा तो 1948, पहली बार पूछेगा तो 1937। कितनी बार टोटल किया गया था, 5 बार। चलिए अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO, अब इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना 1966 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है यह पूछा जा रहा है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है ये वियना में है, ठीक है ना, याद रखेंगे वियना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है। तो यह अंतरिक्ष यान जो है ये अपोलो, यहाँ पर देखिए अपोलो है, ठीक है ना, अपोलो। उसके बाद देखिए किस राज्य में प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ स्थित है। रत्नागिरी मठ जो है यह स्थित कहाँ पर है, तो फ्रेंड्स यह उड़ीसा में है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, रत्नागिरी मठ उड़ीसा में है। उसके बाद देखिए एक संतुलित रासायनिक समीकरण किस सिद्धांत पर आधारित होता है। संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है ना, यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित होता है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन है हमारा यहाँ से कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दुर्बल अम्ल यानी कि वीक एसिड है। इसमें से वीक एसिड कौन सा है,
तो CH3COOH जो है यह एक वीक एसिड है, यानी कि दुर्बल अम्ल है। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? क्लोरोफिल का घटक इसमें से जो है मैग्नीशियम है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, कैल्शियम नहीं होगा। ठीक है ना। चलिए, कार्नेटाइट जो है यह किसका अयस्क है? कार्नेटाइट किस धातु का अयस्क है? कार्नेटाइट यूरेनियम का अयस्क है। किसका? यूरेनियम का। ध्यान रखिएगा, यूरेनियम का यह अयस्क है। चलिए, निम्नलिखित वाक्य पर विचार करिए और यहाँ से सही कथन चुनना है। क्लोरीन एवं ब्रोमीन हैलोजन वर्ग के तत्व हैं, बिल्कुल सही है यह। ठीक है ना। गोल्ड और प्लैटिनम उत्कृष्ट धातु का उदाहरण है, सही है। लेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहा जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये भी सही है। तो 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट सही दिया गया है। फ्रेंड्स, आप लोग अपना अपना स्कोर जरूर बताइएगा। देखिए, किसी विलयन में विलयन की कुल मात्रा, विलयन की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात, यानी कि विलयन में विलयन की कुल मात्रा बटा मिश्रित विलय की कुल मात्रा का मतलब अनुपात कर दिए तो बटा में हो गया, ये क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स, यह विलयन की सांद्रता कहलाता है, विलयन की सांद्रता कहलाता है। निम्नलिखित में से किसे लकड़ी के अल्कोहल के रूप में, जिसको कि वुड अल्कोहल या कास्ट अल्कोहल हिंदी में कहिए, कास्ट अल्कोहल कहा जाता है। तो कास्ट अल्कोहल कहा जाता है मेथेनॉल को। मेथेनॉल को मेथिल अल्कोहल भी कहा जाता है, इसका फॉर्मूला CH3OH होता है। अच्छा, एक अन अल्कोहल होता है, अन अल्कोहल, ठीक है ना, अन अल्कोहल, तो ये कहा जाता है किसको? एथिल अल्कोहल को, C2H5OH होता है। ठीक है ना। चलिए, पौधे के मूल जड़ द्वारा जल का अवशोषण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो यह प्रक्रिया जो है यह परासरण है। कौन सी प्रक्रिया है? परासरण है। कौन सा इसमें से लवक जो है, प्लास्टिड जो है, ये फूलों और बीजों को विभिन्न रंग प्रदान करते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। यह जो है यह क्रोमोप्लास्ट है, पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ल्यूकोप्लास्ट जो है ये जड़ में पाया जाता है, यह रंगहीन लौक होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा फ्लोएम का भाग नहीं है? फ्लोएम का इसमें से भाग नहीं है, तो वाहिका जो है ये फ्लोएम का भाग नहीं होता है। ठीक है ना। चलो, उसके बाद देखिएगा जल संवहन नाल तंत्र। ठीक है ना, इसकी उपस्थिति किस संघ के जंतुओं का लक्षण है? तो यह कौन से संघ के जंतु हैं? तो फ्रेंड्स, यह हैं इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा याद रखेंगे, ठीक है ना, इकाइनोडर्मेटा। चलिए, अगला प्रश्न है कि रक्त का थक्का बनाने में मदद कौन करता है? अब देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा अंग्रेजी नाम है, इसीलिए कन्फ्यूज़न होगा। अगर डायरेक्ट हिंदी दे दिया गया रहता तो आप आसानी से बना लेते प्लेटलेट्स, लेकिन यहाँ पर थ्रोम्बोसाइट दिया गया है। क्लियर ना, तो याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। कितना नंबर क्वेश्चन हमने किया था? 62 नंबर, नहीं, 1 मिनट देख लेते हैं। हाँ, ये वाला प्रश्न था, 62 नंबर क्वेश्चन था हमारा, तो इसका थ्रोम्बोसाइट राइट आंसर होगा। 63 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा रोग जो है संक्रामक रोग का एग्जाम्पल है, उदाहरण है? तो इसमें से संक्रामक रोग जो होगा आपका, इसमें से मलेरिया हो जाएगा, प्रोटोजोआ के कारण होता है। ध्यान रखिएगा, मादा एनोफिलीज मच्छर इसका वाहक होता है। चलिए, भैंस की उत्तम नस्ल मेहसाना और सुरती किस क्षेत्र में पाई जाती है? मेहसाना, सुरती, ये सब दोनों जो प्रजाति है यह कहाँ? गुजरात में। ठीक है ना। निम्नलिखित में से पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? अब यहाँ पर देखिएगा, ये सारे चारों हार्मोन जो हैं ये पौधे का हार्मोन है, पादप हार्मोन है। फ्लोरोजेंस फूलों के खिलाने में सहायक होता है, ठीक है ना। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में होता है सहायक, और यहाँ पौधे की वृद्धि आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑक्सीजन की खोज जो है डार्विन ने किया था, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान कितना होता है? तो ध्रुव पर जी का मान जो होगा ये सर्वाधिक होगा। न्यूनतम जो होता है ये विषुवत रेखा पर होता है। पृथ्वी को ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। फोटोन कण की खोज जो है किसने किया था? फोटोन कण की खोज जो है ये आइंस्टीन ने किया था। किसने? आइंस्टीन ने। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या अपरिवर्तित रहता है, यानी कि क्या बदलता नहीं है? तो आपको पता है कि आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिए, नाभिकीय रिएक्टर में किसका प्रयोग नियंत्रक छड़ के रूप में किया जाता है? तो नियंत्रक छड़ के रूप में जो है ये आपका बोरोन या फिर कैडमियम के छड़ का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ बोरोन दिया गया है, ठीक है ना, बोरोन दिया गया है। चलिए, उसके बाद देखिए, दिए गए विकल्प में कौन सा सदिश राशि का उदाहरण नहीं है? सदिश राशि का उदाहरण इसमें से कार्य नहीं होगा। किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा स्वर धरोहर उत्सव आयोजित किया गया था? तो यह मंत्रालय कौन सा है? तो यह मंत्रालय जो है फ्रेंड्स बताएंगे कौन सा मंत्रालय है।
तो यह मंत्रालय संस्कृति मंत्रालय है, संस्कृति मंत्रालय राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2022 के व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया? अच्छा, अब यहाँ पर देखिए शिव शंकरी भी है और ज्ञान चतुर्वेदी है, तो कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको, मैं जानता हूँ। तो सरस्वती सम्मान अगर पूछेगा, सरस्वती सम्मान, तब शिव शंकरी होगा। यहाँ पर व्यास सम्मान पूछा गया है तो ये ज्ञान चतुर्वेदी, ठीक है ना, ज्ञान चतुर्वेदी, ध्यान रखेंगे। चलिए, कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया है? परम शक्ति को कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो आईआईटी खड़गपुर में किया गया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भारत का स्थान 126वां था, पहले स्थान पर फिनलैंड था, डेनमार्क आइसलैंड दूसरे स्थान पर थे। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं, तीनों के तीनों जो हैं यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं सही में आपका 1, 2 और 3 हो जाएगा, तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया है? तो साइक्लोन 1 किया है मिस्र के साथ, पहला है साइक्लोन 1, पहला यह अभ्यास है इसलिए इंपॉर्टेंट है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया? प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी के दिन मनाया जाता है और 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन इंदौर में किया गया था, मध्य प्रदेश में किया गया था। और इसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली जो गुयाना के राष्ट्रपति हैं वहीं थे, ठीक है ना। तो इंदौर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी फितूर किस देश में आयोजित किया गया था? यहाँ अंग्रेजी में लिखा गया है तो ये स्पेन में किया गया था, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन जो है असत्य है, गलत है? बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पर कर्नाटक है और सबसे लास्ट में उत्तर प्रदेश है, ध्यान रखेंगे। इसमें बिहार का स्थान अंतिम है, यही गलत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश अंतिम पायदान पर है, बिहार का स्थान अंतिम से तीसरा है, यानी कि 16वें नंबर पर है। ऑप्शन बी गलत दिया गया है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिए, चालू वर्ष 2023 निम्नलिखित में से किस रूप में मनाया जा रहा है? तो यह मिलेट ईयर के रूप में, मिलेट वर्ष यानी कि मोटे अनाज के रूप में। तो यहाँ पर मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष हो जाएगा। देखिए, बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? जनगणना 2011 के अनुसार पूछेगा तो 10,40,99,452, यह आंकड़ा याद रखना है। लेकिन यहाँ जाति जनगणना 2022 पूछ रहा है तो आपका हो जाएगा 13,07,25,310, ठीक है ना, ऑप्शन बी। द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी बुक रिटन बाय, यानी कि पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है सुधा मूर्ति ने। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि फीफा विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत है? गोल्डन बूट पुरस्कार किलियन एम्बापे, सही दिया गया। गोल्डन बॉल पुरस्कार लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना विजेता रही थी। दोहा कतर में इसका आयोजन किया गया था, अर्जेंटीना ने तीसरी बार यह खिताब जीता है। तो दूसरी बार दिया गया, यही गलत है, तीसरी बार यह खिताब जीता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए, हाल ही में उच्चतम न्यायालय की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ के एक ऐतिहासिक निर्णय के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। इस संवैधानिक पीठ की अध्यक्षता किस न्यायमूर्ति के द्वारा किया गया? चलिए बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख ले जाएगा, ठीक है ना। तो ये न्यायमूर्ति कौन है? तो ये जस्टिस के.एम. जोसेफ हैं, के.एम. जोसेफ न्यायमूर्ति या जस्टिस कहिए, ऑप्शन ए। चलिए, उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये पहला राज्य जो है ये तमिलनाडु बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? पहले आपने जसिंडा अर्डर्न का नाम सुन रखा था, लेकिन अब न्यूजीलैंड के क्रिस हिपकिंस प्रधानमंत्री बने, प्राइम मिनिस्टर। चलिए, प्रित्जकर पुरस्कार 2023 और एबल पुरस्कार भी आपको याद रखना है। एबल पुरस्कार 2023, एबल पुरस्कार किसको दिया गया है? तो यह गणित के क्षेत्र में दिया जाता है एबल, यह लुइस कैफरेली को दिया गया है, लुइस कैफरेली को, ठीक है ना। और यहाँ प्रित्जकर पुरस्कार दिया गया है आर्किटेक्चर के क्षेत्र में, यह दिया गया है डेविड एलन चिपरफील्ड को, ध्यान रखेंगे। भारतीय सेना के किस कैंट में पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया है? तो फ्रेंड्स, ये कहाँ पर किया गया है? तो याद रखेंगे, ये किया गया है अहमदाबाद में। अहमदाबाद राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा इसमें से सही सुमेलित है? देखिए, त्रिशूरपुरम उत्सव ये तमिलनाडु में नहीं मनाया जाता है, यह केरल में मनाया जाता है। खारची उत्सव यह मणिपुर में नहीं, यह त्रिपुरा में मनाया जाता है। तोरगया उत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, सही है। कौन सा सही सुमेलित है? ऑप्शन सी। परशुराम कुंड महोत्सव छत्तीसगढ़ में नहीं, यह भी जो है अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है।
चलिए उसके बाद देखिए, भारत सरकार ने कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो कालाजार से समाप्त करने का 2023 तक, जबकि WHO कालाजार को समाप्त करने का लक्ष्य 2030 तक रखा है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वर्तमान में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि इरडई के अध्यक्ष कौन है? तो ये देवाशीष पांडा हैं। विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम पूछा गया है। विश्व कैंसर दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 4 फरवरी के दिन, और इस वर्ष इसका थीम था क्लोज द केयर गैप। ठीक है ना। चलिए, अर्जुन पुरस्कार 2022 के विजेता सृजा अकुला का संबंध किस खेल से है? बड़ा ही महत्वपूर्ण है, सृजा अकुला टेबल टेनिस से संबंधित हैं। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ये हो चुका है जापान के हिरोशिमा में। ठीक है ना। और 50वां इटली में होगा, इसको भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा का अनुमान लगाया गया है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये आपका 7,06,845 करोड़ हो जाएगा। आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में सर्वाधिक FDI निवेश करने वाले देशों का सही क्रम क्या है? तो यह क्रम जो है कौन सा है? तो सिंगापुर, मॉरिशस और UAE, यह ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा सिंगापुर, आप ध्यान रखिएगा। चलिए इन 95 प्रश्नों में से अपना स्कोर बता दीजिए। तब तक मैं 96 से लेकर के 100 तक में जो मैथ रीजनिंग के एक आध प्रश्न है उनको मैं आंसर बता देता हूँ। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स प्लीज़ इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है ना। चलिए 97 का देख लीजिएगा, 10 आंसर हो जाएगा। एक बार आप लोग मैथ को सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स। 99 का करेक्ट आंसर 229 हो जाएगा और 100 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 6 तथा 8।